हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। दिस इज़ कृष्णा। एक बार फिर हम आप सबके के सामने हाजिर हैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के, और मैं आपका जो है स्वागत करता हूं इस क्लास में। आइए देखते हैं इस क्लास को पूरी तरीके से और कोड डिकोड करेंगे जो आपकी न्यूज़ रही हैं, ठीक है, उसको कोड डिकोड करेंगे। हिंदी के माध्यम के विद्यार्थियों को समझना थोड़ा सा आसान कर देंगे इसको देखने के बाद, ठीक है। आप समझ पाएंगे इसको किस तरीके से समझना है, कैसे न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल पेज को अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहली न्यूज़ है, जो पहला आर्टिकल है, वो पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 और 3 से इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 और 3 से इसे रिलेट करके देख सकते हैं। न्यूज़ क्या है देखिए, इंडिया फ्रांस फाइनलाइज डील फॉर 26 रफाल एम एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब एक बात यहां पर देखिएगा ध्यान से, रफाल एम के बारे में, ठीक है। एम रिप्रेजेंट करता है मैरीटाइम, ठीक है। यानी कि ये जो रफाल भारत परचेज कर रहा है, ये बेसिकली इंडियन नेवी के लिए है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कितने रफाल परचेज कर रहा है? 26 रफाल परचेज करने की बात कही गई है, ठीक है। इनमें 2 कैटेगरीज शामिल हैं। 22 रफाल की कैटेगरी जो है वो अलग है और 4 रफाल ऐसे होंगे जो अलग हैं। क्या अंतर है उसे समझ लीजिए। 22 रफाल जो है ये सिंगल सीटर होंगे। क्या होंगे? सिंगल सीटर, ठीक है, सिंगल सीटर। और ये जो है ये डबल सीटर है, डबल सीटर है। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। सिंगल सीटर जो है वो आपको नेवी को दिया जाएगा, ठीक है, फॉर कॉम्बैट मिशंस और किसी तरह की निगरानी करने के लिए। वहीं अगर डबल सीटर इंजन की, डबल सीटर जो है रफाल की बात की जाए, तो ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए काम आएंगे, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए काम आएंगे। हमारे यहाँ जो पायलट्स होंगे उनको ट्रेन करने के लिए ये डबल सीटर इंजन के जो रफाल हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? करंट सिचुएशन अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि भारत के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं, अभी आपने पहलगाम देखा, चाइना का जो रुख है उसको देखते हुए, और जो हमारी समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा को देखते हुए, वैश्विक जो है वातावरण में अगर आप भारत की प्रेजेंस और भारत की मजबूती को देखें तो वो इसकी इंडियन नेवी से पता चलती है, ठीक है। इंडियन नेवी का बहुत जो है सालों से इस बात को कहना रहा है कि आप आर्टिकल के जरिए इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल, दर्जनों आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो जहां पर ये मेंशन किया गया है क्योंकि जो रक्षा बजट है वो किस तरीके से भारत का होना चाहिए और क्या सिचुएशन अभी है उसके बीच में एक जो गैप आपको देखने को मिल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि नेवी की तरफ से ये कहा गया है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हमारा जो बजट एलोकेशन है वो उतना अभी उस तरीके से है नहीं, ठीक है। इस वजह से अभी जो है 26 रफाल के बारे में जो डील है वो कंफर्म हुई है। इस डील के बारे में यहाँ पर एक वर्ड भी आपको यूज़ करने को मिल रहा है, जो आप देखने को मिलेगा, आपको इस डील में आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए 26 है, 26 में से 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें है 22 जो है वो सिंगल सीटर है, सिंगल सीटर है, और जो 4 हैं वो डबल सीटर है, ठीक है। इसको समझ लें। अब इसके बाद एक वर्ड देखने को मिल रहा है, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, यानी कि आंतरिक सरकार का जो है ये एक समझौता हुआ है फ्रांस और भारत के बीच में कि ये 26 रफाल जो है वो खरीदे जाएंगे। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि 26 रफाल के बारे में जो ये बताया जा रहा है वो किस तरीके से है। 64 करोड़ की ये डील है, ठीक है। 64,000 करोड़ की ये डील होगी, 64,000 करोड़ की ये डील होगी, जिसके तहत ये रफाल 2028 से 2030 के बीच हमें डिलीवर किए जाने हैं, ठीक है। तो अब ये करंट की जो न्यूज़ है, आप सोचिए ये करंट की न्यूज़, डिलीवरी होगी 2028 पे, 28 से 30 के बीच में, तो जब इनकी डिलीवरी होगी तब भी ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे साथ साथ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आपने पीछे सुना होगा 2016 में 36 रफाल की डील हुई थी, 36 रफाल की डील की गई थी, जिसके तहत हमने डील की थी कि भाई हमें 36 रफाल
जो है और चाहिए थे। तो 2016 वाले 36 रफाल अलग है, 26 की जो डील अभी हुई है कल, वो डील अलग है। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। अब इसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इससे संबंधित और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। देखिए 26 रफाल एम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 26 रफाल एम एक वेरिएंट है जो मैरीटाइम को प्रेजेंट करता है, यानी कि समुद्री सुरक्षा के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा। आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास 2 युद्धपोत हैं। ठीक है, 2 युद्धपोत हैं। उन दोनों युद्धपोतों में 22 हम खरीद रहे हैं सिंगल सीटर, उनको युद्धपोतों को दिया जाएगा। वहां पर इनकी जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम एम का मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एम क्या है, बेसिकली इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कैरियर क्राफ्ट पे आसानी से लैंड कर सकें और वहां से टेक ऑफ कर सकें। ठीक है, इनका जो वेरिएंट है। अब ये इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उस आर्टिकल्स की, वो यहां पर आपको दी गई है। 28 के मध्य शुरू होगी डिलीवरी, 2023 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें प्रशिक्षण, सिमुलेटर और संबंधित उपकरण और हथियार परफॉर्मेंस पर लॉजिस्टिक भी शामिल होगा इसके तहत। यानी कि इसके तहत भारत को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इनसे संबंधित, और इससे संबंधित सभी उपकरण जो हैं उसे बनाने के लिए भारत में ही जो है एक सेटअप एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके तहत इसकी सारी रिपेयर और जो भी इसका खर्चा मरम्मत आएगा वो चीजें उसको सेटअप करने के लिए एक यूनिट यहां पर लगाई जाएगी। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है कि 2016 के जो रफाल थे उनसे संबंधित कोई अपग्रेडेशन है, उनकी कोई मरम्मत है, तो वो भी इसके तहत शामिल है। दूसरी चीज, इस समझौते से स्वदेशी हथियार, जैसे इस समझौते में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। स्वदेशी हथियार जो अस्त्र है, अस्त्र मिसाइल है, यानी कि एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा मार करने वाली ये जो मिसाइल है, एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब है? देखिए बेसिकली क्या होता है, जब एक एयरक्राफ्ट जो है अपनी उड़ान भरता है तो उसमें रडार सेंसर काम करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हमें दूर से दिखती नहीं है, लेकिन रडार उसको सेंस कर लेता है कि हाँ भाई सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है जो आ रहा है। तो ये मिसाइल क्या करती है, एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल मतलब जो दिखाई ना दे उससे परे, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना उससे परे जा करके हवा से फायर की जा सकती है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है ऑब्जेक्ट्स को। तो इसमें ये इस राफेल विमान में इस चीज को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है तकनीकी का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्निक। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्निक भी इसमें शामिल हुई है, कि ये टेक्निक भी फ्रांस की तरफ से हमें ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में देखें कि ये जो आपका राफेल है, ये जो राफेल है इसमें क्या खासियत है, क्या इसकी खूबियां हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, डसॉल्ट एविएशन वो इसे बनाती है। अगर राफेल की अधिकतम स्पीड की बात करें तो मैक 1.8 है। मैक 1.8 का मतलब सिंपली क्या है कि ध्वनि से 1.8 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो वो 3700 किलोमीटर है उड़ान भरने के बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कॉम्बैट के बारे में कि कॉम्बैट रेंज क्या है, तो वो 1000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है बताई जाती है। ठीक है, रडार जो है वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल का है। कौन सा रडार है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ठीक है, रडार का प्रयोग किया गया है। 2016 में जो डील हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 36 रफेल की जो डील थी वो 2016 में की गई थी। अगर हम लाभ की बात करें कि इस पूरे मसौदे से, इस पूरे समझौते से क्या लाभ होगा, तो भारत में राफेल विमान के फ्यूजलेस यानी कि धड़, जो विमान का आगे का पार्ट होता है उसका धड़ होता है जो, ठीक है, उसे डिजाइन करने के लिए निर्माण और MRO यानी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, जहां वो खड़े किए जाएंगे, बेसिकली उनका रखरखाव, उनका मरम्मत जहां किया जाएगा, उससे संबंधित सुविधाएं भारत में विकसित की जाएंगी। और इससे होगा क्या? इससे जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, इनकी जॉब क्रिएशन होगी, क्योंकि जब कोई यूनिट एस्टेब्लिश होती है तो पर्टिकुलर उसे काम करने के लिए कुछ जो है फैक्टर्स की जरूरत होती है, और वो फैक्टर्स जॉब क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी इसमें काफी ज्यादा जो है संभावनाएं बताई जा रही हैं कि उनको भी इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो हमारी है वो क्या है, जो कि आपको पेज नंबर 1 और 15 पे मिलेगी, और आप इसे जीएस पेपर 3 से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं ये है क्या। जो न्यूज आई है वो आई है IIP को लेकर के। IIP क्या है भाई? IIP के बारे में समझ लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आईआईपी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हालांकि फैक्ट्स और डेटा काफी ज्यादा जो है फैले हुए हैं, तो उनमें हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि फैक्ट और डेटा हमें बहुत ज्यादा नहीं याद करना है। हमें उसके की एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है कि आईआईपी होता क्या है, आईआईपी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी दूरी को मेजर करने के लिए, किसी चीज को मेजर करने के लिए कोई यूनिट बताते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 5 किलोमीटर है, यानी कि यूनिट मैंने यूज की है किलोमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि एक किसी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है, उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, क्या उसका जो है रेशियो रहा है, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली आईआईपी का इस्तेमाल किया जाता है भारत में। ठीक है, तो आईआईपी क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि जो न्यूज आई है ये क्या कहती है। तो आप देख सकते हैं, एट 3% ग्रो इन मार्च आईआईपी फॉल्स बिहाइंड एस्टिमेट, यानी कि जो एस्टिमेट लगाया गया था, मार्च का जो रेशियो रहा है, मार्च का जो रेशियो रहा है इसका, या परसेंटेज रही है ग्रोथ की, वो 3% रही है, जो कि एस्टिमेट से काफी कम रही है। यहां पर आप फिगर भी देख सकते हैं, आपके पेपर में ये बना हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपको डिटेल एनालिसिस समझाई जा सके। अगस्त से आप एक स्लाइटली देख सकते हैं कि यहां मार्च में, अगस्त में काफी ज्यादा डिप में था, डाउन जा चुका था, और धीरे 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 मार्च में ये थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट तो देखने को मिल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हालांकि ये अभी जो सिचुएशन है, इससे पहले लगभग 4 बार के आसपास जो ये पोजीशन थी वो 4%, यानी कि अभी कुछ महीने पहले की बात की जाए तो ज्यादा था, डाउन हो गया। ठीक है, तो न्यूज ये आई है, आईआईपी ग्रोस 3% एज इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट सर्ज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, 3 सेक्टर्स में इसको बांटा गया। 3 सेक्टर्स के डेटा को मिला करके ये अपने आप का अपना जो रेशियो है, जो इसका इंडेक्स है वो बनाती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी होने की वजह से 3% की जो ग्रोथ है वो दिखाई दी है, ऑल्दो अदरवाइज ये काफी ज्यादा डाउन जा रहा था। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे देखें तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको डाउन जा रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं। अब इसमें जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं, इसका जो फैक्ट है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको कंसाइज वे में यहां दे रखा है। अब इसमें देखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार मार्च 2025 में बिजली और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 3% की वृद्धि दर्ज की गई। वार्षिक आधार पर इस वृद्धि को अगर बात किया जाए कि भाई वार्षिक आधार पर इस वृद्धि की दर क्या रही है, तो वो 4% की रही है। ठीक है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे धीमी रही है। इस बात को ध्यान देना। अब आपको ये ध्यान देना है, वो जो मैंने आपको पीछे एक जो है ग्राफ दिखाया था, अगर आप देख पाए तो ये जो आप देख रहे हैं ना, वार्षिक आधार पर इस तरह का ग्राफ, जो ये चूंकि 2024 का है, पीछे अगर आप देखेंगे मार्च 2025 की डिटेल है, पीछे के तुलना में पीछे से आप देख रहे हैं ऊपर से रहा है, तो ये डाउन रहा है। इसलिए इसको कोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसका पिछला ट्रेंड क्या रहा है, अगला ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये बिजली और विनिर्माण क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है ये क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या था, तो भारत जो है, भारत में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मियां ज्यादा हो रही हैं, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से बिजली जो है वो उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग एसी, फ्रिज, कूलर, इन सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में आ जाती हैं ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके लिए चाहिए आपको बिजली। तो दोनों सेक्टर्स धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आईआईपी मेजर ही इसी चीज को कर रहा है कि भाई आपके देश में कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए जब ये बढ़ रहे हैं तो आईआईपी में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। तो यहां पर जो बढ़ोतरी है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बिजली उत्पादन 2.7 से बढ़कर के 6.3% हो गया। वहीं अगर हम उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बात करें तो वो 6.6% थी, लेकिन निर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ा है, वो है 8.8%। ठीक है, इसके बारे में ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको जानना जरूरी थे। अगर इसके और तथ्यों की बात की जाए, देखिए इसके और तथ्यों की अगर हम बात करें तो इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी कोई इंडेक्स आप पढ़ते हो ना,
इंडेक्स कोई भी पढ़ रहे हो तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखो। कोई भी सूचकांक अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी सूचकांक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखो। पहला रखो जारीकर्ता कौन है, ठीक है, कब जारी होता है, यानी कि इसका आधार क्या है, वार्षिक है, छमाही है या मासिक है, ठीक है, तिमाही है। इसके साथ ही साथ आधार वर्ष के बारे में समझ लिया करो, आधार वर्ष के बारे में समझो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी इंडेक्स को आप पढ़ रहे हो तो ये 3 चीजें जरूर पढ़ो। उसको कौन जारी करता है, किस आधार पर जारी हो रहा है, और इसके साथ साथ इसके मापदंड क्या है, ठीक है, इसके मापदंड क्या है, किन आधारों पर उसका आकलन किया जा रहा है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए समझते हैं आईआईपी है क्या, किस तरीके से, या उसको बनाता कौन है, क्या है। तो आईआईपी के बारे में ऐसा सांख्यिकी मापक होता है जो किसी देश की एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि या गिरावट को मापता है। एक निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, एक निश्चित अवधि में आपके देश में कितना उत्पादन बढ़ा है, घटा है, तो वो उसको मापने का काम आईआईपी करता है, ठीक है। यह देश के औद्योगिक गतिविधियों की दशा और दिशा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? औद्योगिक की दशा और दिशा, ये दोनों समझना है। दशा मतलब कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। दिशा क्या है, किस सेक्टर का ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, किस सेक्टर का कम प्रोडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई। अगर इसकी बात करें कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत एक संस्था काम करती है जिसे आप एनएसओ के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक माह प्रकाशित होती है रिपोर्ट। प्रकाशित करने वाला जो बॉडी है या जो संस्था है वो एनएसओ है, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12 है। अब आधार वर्ष इंग्लिश में लिखा होता है बेस ईयर। क्या लिखा होता है? बेस ईयर लिखा होता है। बेस ईयर बेसिकली क्या करता है, कंपैरेटिव स्टडी के लिए बेस ईयर मानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा कंपैरिजन आपको करना है किसी से, या आपको आपका कंपैरिजन करना है, आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछोगे मुझे दूसरी चीज बताइए जिससे मुझे अपना कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए बेस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। 2011-12 के आधार पर यह कहा जाता है कि ये इंडेक्स कितना आगे बढ़ा है, कितना पीछे रहा है, ठीक है, इस चीज की तुलना की जाती है। वहीं अगर हम बात करें तथ्य के बारे में और ज्यादा जानने की, तो मैंने कहा था कि इसके मापदंड क्या हैं। तो याद रखिएगा किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, कुछ कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ कोर इंडस्ट्री होती है। कोर इंडस्ट्री क्या होती है भाई? ये कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र होते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को एक आधार प्रदान करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं भारत के पर्सपेक्टिव पे। अगर हम भारत में बात करें तो उत्पादन, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ये कुछ कोर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनका योगदान आईआईपी में क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोडक्शन कर रही हैं और ये संरचना बिल्ड करती हैं। क्या बिल्ड करती हैं? संरचना बिल्ड करती हैं। संरचनात्मक विकास समझते हैं आप, ये वही चीज विकास करने का काम करती हैं। इन्हीं के आधार पर देश आगे बढ़ता है, ठीक है, देश आगे बढ़ता है और आगे की कार्यवाही इसी के आधार पर की जाती है। तो इस बात में क्या इंपॉर्टेंट है कि आईआईपी में कोर इंडस्ट्रीज का रोल कितना है। तो आईआईपी में कोर इंडस्ट्रीज हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, उनका 40% वेटेज है, भारांकन है इनका। याद रखिएगा ये कि भारांकन कितना है, 40% के आसपास है, ठीक है। चलिए, 40% के आसपास भारांकन है। अगर आप देखना चाहें तो ये टेबल मैंने आपको गिव कर रखी है, यहां पर दे रखी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 40% भारांकन है। भारांकन समझना अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे समझेंगे। भारांकन मैं बताता हूं आपको, देखिए कैसे है। मान लीजिए ये एक पैकेट है और ये किसका पैकेट है? आईआईपी का पैकेट है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें जो 40% के आसपास का जो योगदान है वो कोर इंडस्ट्रीज का होता है। 40% का योगदान कोर इंडस्ट्रीज का है, मुख्य क्षेत्रों का है। तो भारांकन का मतलब उस पूरे आईआईपी, अगर मैं पूरे आईआईपी को 100% मान करके चलूं तो पूरे 100% में से 40 तो केवल कोर इंडस्ट्रीज कर रही हैं, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अब ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल को अच्छे से समझेंगे हम। देखिए एडिटोरियल का जो हेडिंग है वो क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए।
द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सिंबॉलिक और ऑप्शनल। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को कंसाइज वे में समझाऊंगा, कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल और क्या मुद्दा है। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें कि ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, यह केवल एक प्रक्रियात्मक या चूक नहीं बल्कि संवैधानिक विसंगति है। यथाशीघ्र का अर्थ जब भी सुविधाजनक हो नहीं है। अब ये चीजें आप कहोगे कि सर ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये क्या लिखा आपने। अभी जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल की व्याख्या की जाएगी, इस पूरे एडिटोरियल पेज को समझा जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करें कि ये पेज किससे संबंधित है, तो ये पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा एडिटोरियल में द हिंदू के, और जीएस पेपर 2 से संबंधित आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए हुआ क्या है कि जो हमारे यहाँ लोकसभा रही है, जैसे आप 17वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 रही है। ठीक है, 2019 से 2024 जो है आपकी 17वीं लोकसभा रही है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। 18वीं चल रही है 2024 से वर्तमान तक। भारतीय संविधान में एक पद है, वो है आपका उपाध्यक्ष। लाल और काला दोनों लिख रहा है, ठीक है, बट अच्छी बात है, आपको हाईलाइट कर दे रहा है। उपाध्यक्ष का एक पद है। अब उपाध्यक्ष का जो पद है उसके रिक्त रहने के कारण यह प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट, अगर भारतीय संविधान में कोई चीज मेंशन है और वो फोर्सफुली नहीं कही जा रही है कि भाई इसको तो करना ही करना है, तो क्या ये दायित्व तो नहीं बनता कि गवर्नमेंट उसका उतना ही ध्यान रखे, संवैधानिक प्रक्रिया का भी उतना ही ध्यान रखे जितना किसी तथाकथित या यूं कहें कि जो उसमें मेंशन है, जो फोर्सफुली जिस पे कहा जा रहा है उसका ध्यान रखती है। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उपाध्यक्ष का जो पद है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 93 और 94 के में मेंशन किया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में मेंशन है। तो ये दोनों आर्टिकल जब बात करते हैं तो ये तो कहते हैं कि भाई इसमें प्रक्रिया में एक चीज है, आप अगर भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, एज सून एज, ठीक है, जब भी कभी ये इंग्लिश वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो एज सून एज जब भी कभी इंडियन आर्टिकल में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ये देखने को मिलता है तो वहां पर संविधान इस बात को लेकर के जो है संकेत देता है कि जितना जल्दी हो सके आप इसका प्रबंध कर लें। इस पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, कब तक करना है, कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं है। अब प्रश्न यहीं से उठता है कि जब टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं है तो क्या इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या सरकार इस बारे में कोई सोच ही नहीं रख रही है कि भाई अगर टाइम लिमिट नहीं है तो क्या उसको करना नहीं चाहिए? तो अब इस लाइन के बारे में समझ पा रहे हैं कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं बल्कि एक संवैधानिक विसंगति है। और जब भी गवर्नमेंट इस बात को नहीं कर रही है तो वो लूप होल निकाल रही है गवर्नमेंट, बेसिकली कि टारगेट किया गया है एडिटोरियल में कि गवर्नमेंट जो है वो लूप होल निकाल रही है। तो आर्टिकल 93 और 94 से रिलेटेड ये जो है एडिटोरियल पेज है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अब आपको और जो चीजें समझ में आएंगी वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, यथाशीघ्र का मतलब एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल में ये बात जो बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है इसको समझिए। ये कहा जा रहा है एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन अब करंट गवर्नमेंट क्या सोच रही है? ठीक है भाई, हो गया सो हो गया, नहीं कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज रही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद केवल प्रतीकात्मक या वैकल्पिक नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नाम मात्र है वो इंसान जिसके पद के बारे में अगर कोई ऐसी वैधानिक प्रक्रिया या इस तरीके का कोई नियम कानून या समय सीमा नहीं निर्धारित है तो आप उसको इलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है ग्रुप से आगे ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो पद ही रिक्त करके बैठे हुए हैं। और ये पद हो सकता है चलो 1 महीने 2 महीने 1 साल, ठीक है, इसके लिए रहे। ये पद 2019 से अभी तक 17वीं और 18वीं लोकसभा गठित होने के बाद तक रिक्त रहा। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है संविधान पर भी कि क्या संविधान के लूप होल का गलत तरीके से, लूप होल निकाल करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या सरकार की मंशा पर भी यह प्रश्न उठाता है कि सरकार जो है वो सदन की कार्यवाही को एक ऐसे पद से रिक्त करके चलाना चाहती है जो कि संविधान में मेंशन है, बस केवल ये नहीं बोल रहा है संविधान कि कितने समय के भीतर करना चाहिए। तो ये प्रश्न है इस पे, ठीक है। अब इसको समझते हैं।
लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद केवल औपचारिक पद नहीं बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता भी है। ठीक है, संवैधानिक अनिवार्यता भी है, इसको समझिएगा। किस आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये अध्यक्ष का एक वैकल्पिक रूप है, तो अध्यक्ष महोदय अगर हैं तो उपाध्यक्ष की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम अभी समझेंगे कि अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर के राइट ही दिए जा रहे हैं दोनों को, दोनों के पास बराबर के राइट हैं, दोनों ही एक दूसरे के जो है पूरक हैं, ना कि स्थानापन्न है कि भाई आप उनको एक नहीं है तो दूसरे से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर के कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। सदन की जो कार्यवाही है उसमें दोनों की भूमिका, दोनों से उतनी ही अपेक्षाएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनसे जो अपेक्षा है, उनकी अपेक्षाएं, उनसे जो अपेक्षा की जाती है उपाध्यक्ष से उतनी अपेक्षा नहीं है, दोनों की बराबर अपेक्षा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत अनिवार्य भूमिका के तहत अनिवार्य यह भूमिका अध्यक्ष के पूरक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अध्यक्ष ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उनसे ज्यादा अगर देखा जाए, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उपाध्यक्ष की जो भूमिका है अध्यक्ष से ज्यादा है। आगे, हालांकि हाल ही के वर्षों में उपाध्यक्ष का पद असमान और चिंताजनक उपेक्षा का शिकार हो गया। मैंने आपको बताया 2019 के बाद से लगभग क्या 2019 के बाद से तो रिक्त ही रहा है। अनुच्छेद 93 में स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 93 कहता क्या है स्पष्ट रूप से, लोकसभा यथाशीघ्र 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, यथाशीघ्र। अब ध्यान रखिएगा, ये जब भी ये वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं ना, तब ये सारी चीजें निकल के आती हैं, एज सुन एज पॉसिबल, ये वर्ड जहां आ जाए यथाशीघ्र, तो चीजों को नॉर्मलाइज कीजिए। यही चीज आप देख पा रहे होंगे गवर्नर के उसमें, यही चीज आप देख पा रहे हैं डीपीएसपी में। राज्य यह करेगा, राज्य यह सुनिश्चित करेगा। भाई राज्य बाउंड नहीं है उस चीज को करने के लिए ना, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है, तो राज्य करेगा, तो राज्य के पास जब हो रहा है तब वो कर रहा है। आप रोजगार में देखते हैं, आम जनता परेशान रहती है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, राज्य को कोई चिंता नहीं। आप रोजगार को लेकर के राज्य को फोर्स नहीं कर सकते, आप राज्य को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, राज्य को फोर्स नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन इस चीज को समझा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यथाशीघ्र शब्द का अर्थ क्या है, यहां मैंने आर्टिकल आपको मेंशन कर दिया है 93 से 96 तक के। 93 आर्टिकल कहता क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा यथाशीघ्र, यहां देखिए, यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथाशीघ्र अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। आर्टिकल 94 क्या कह रहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य अगर, यदि, यानी कि अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, ठीक है, लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो पद रिक्त माना जाएगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अब एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा जो है पद छोड़ने का इस्तीफा दे सकता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 94 का खा। इसी के साथ साथ लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से इन दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर अध्यक्ष किसी भी कारणवश, कोई भी कारण आप ले लीजिए, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो पद से हटा दिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 2019 के बाद से ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसी सिचुएशन में अगर हो जाए ऐसा, तो आपके पास उपाध्यक्ष का तो पद ही रिक्त है, उपाध्यक्ष का तो पद ही रिक्त आप करके बैठे हुए हैं, तो आप ये कैसे करेंगे? तो आर्टिकल का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है तत्कालिकता, ना कि विवेकाधीन विलंब, कि जब तक आप चाहें तब तक आप इसे टाल सकते हैं।
उपाध्यक्ष का पद वैकल्पिक नहीं है। संविधान इस पर संसदीय संरचना के लिए अध्यक्ष के समान ही आवश्यक मानता है कि अध्यक्ष जो है वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की अध्यक्ष। 94 में मैंने आपको बता ही दिया कि 94 क्या कहता है। अब इस पद की जड़ें अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई, यानी ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें तो भी ये चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं, लेकिन हालांकि ये शिकार हो गया है अब इस बात का कि जहां यथाशीघ्र लिखा हुआ है, यथाशीघ्र, तो इस बात का एज सून एज पॉसिबल का शिकार हो चुका है। देखते हैं कि क्या जड़ें थी। ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय विधानसभा में इसे डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया था, उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे, उपाध्यक्ष पर, 1921 में, ठीक है, औपनिवेशिक काल में। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के आजादी के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला कि जहां अध्यक्ष जो है अपना पद छोड़ते हैं या रिक्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में उपाध्यक्ष की क्या भूमिका रही है, तो एक फैक्ट आपको ये भी दे देते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहले उपाध्यक्ष एम अयंगार, जिन्होंने 1956 में अध्यक्ष जीवी मावलंकर की मृत्यु के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। अब यहां आप देख सकते हैं, अब अगर मान लीजिए ये ना ही होते, पद ही रिक्त होता, तब ऐसे कैसे हो सकता था। तो चूंकि संविधान में अगर इस बात को लेकर के कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हमेशा के लिए टालते रहें, ठीक है। ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है। यह घटना उपाध्यक्ष के महत्व को एक सक्षम और तैयार प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित करती है, यानी कि अगर वो पद रिक्त होता है, ठीक है, अध्यक्ष का, तो उपाध्यक्ष उस पर जाएगा, ठीक है। संवैधानिक विशेषज्ञ, एक किताब का भी जिक्र हुआ है, तो किताब के बारे में कई बार बुक और उसके जो है राइटर्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एएस कश्यप ने अपनी पुस्तक दादा साहब मावलंकन फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दादा साहब मावलंकर फादर ऑफ लोकसभा की पुस्तक किसने लिखी है, तो एसी कश्यप जी ने लिखी है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगली न्यूज है पेज नंबर 8 पर, जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, द यूएन स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक अपीयर वेटर्ड डाउन। इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, रिसेंटली पहलगाम अटैक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई, आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखा कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। पहलगाम अटैक के बाद यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है, ठीक है, परसों ही ये बैठक हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसों हुई है तो कल वाले न्यूज़पेपर में आया है और आज हम इसको डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये बैठक हुई है, वहां पर पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब पहले ही मिल चुका है। हालांकि आपने एक वीडियो भी वायरल देखा होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, जिसमें वो ऑस्ट्रेलियाई जो है संवाददाता से बात करते समय इस बात को कि हमने कई सालों तक टेरर फंडिंग की है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि इसमें जो मोड़ है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसको पहले समझ लेते हैं ताकि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आए। देखिए, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर को इस पार्ट में तोड़ा जाता है, 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट एनपी यानी, ठीक है। अब ये जो 5 मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये 5 मेंबर इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बदलते। और बाकी के जो 10 हैं, इनमें 5-5 के ग्रुप में जो है आगे पीछे इनकी 2-2 साल इनकी सदस्यता चलती है, 2-2 साल तक ये अलग किए जाते हैं, आगे 5-5 साल में इनको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन 10 सदस्यों में पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है इस बार। सो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, बेसिकली इसको समझते हैं। यहां देखिए आपको लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द यूएन मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है। इट इज ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन दैट हैज पावर टू मेक दिस डिसीजन दैट मेंबर्स स्टेट ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट।
इसका मतलब क्या है, इसके द्वारा बनाए गए किसी भी नियम और कानून को इसके सदस्य, यूएन के सदस्यों के ऊपर फुली तो नहीं हो सकता, ऑब्लिगेटेड है कि उनको ये मानना ही होगा अगर आप इसके सदस्य हैं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, इनके पास है वीटो पावर, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपको भी पता है, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे मुंह तोड़ जवाब मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, वो बात अलग है, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट समझना क्या है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एक तरफ झुकाव करके पढ़ाई नहीं करनी है, आपको दोनों चीजें समझनी है। आपको समझना क्या है कि जो यूएन में अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, यूएन का वक्तव्य आया इस पर। वक्तव्य क्या आया है, यूएन जो है पहलगाम अटैक की निंदा कर रहा है, ठीक है, पहलगाम अटैक की निंदा कर रहा है यूएन बयान जो है, लेकिन उस बयान में इतनी कमजोरी दिखाई दे रही है। वो कमजोरी है क्या समझते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को पहलगाम का जो आतंकी हमला था उसको उसको जो है सख्त भाषा में, ठीक है, निंदा तो की है, जो कि आवश्यक थी, करनी ही है, क्योंकि भाई आप सिक्योरिटी काउंसिल हैं, लेकिन अपर्याप्त रहा है ये स्टेटमेंट। अपर्याप्त रहा क्यों है उसके बारे में समझते हैं। सदस्यों जिनमें इस वर्ष यानी कि यूएन के जो सदस्य हैं उसमें पाकिस्तान भी है, शामिल है, ने दोहराया कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। हालांकि दोहराएंगे भी क्यों नहीं, जब इनके खुद फाइनेंस जो है फॉरेन मिनिस्टर इस बात को ऑनलाइन टीवी पे जा करके, ठीक है, इस बात को कंडेम कर चुके हैं कि हाँ हमने फंडिंग की थी। हालांकि इसमें जो पेच फंसा था वो ये था कि भारत की अपेक्षा थी कि भाई एटलीस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए हैं तो इस मुद्दे को चीजें की जाएंगी। अब आपको याद होगा टीआरएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, द रेजिडेंट फ्रंट, ठीक है, ये क्या है, एलईटी, लश्कर तैयबा का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंडर ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये समझिएगा, लश्कर तैयबा, एलईटी, ठीक है। आपने अजहर मसूद के बारे में भी सुना होगा, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो चुका है। यूएन की एक लिस्ट है जिसके अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको उस लिस्ट में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बेसिकली इस सदस्य देशों के सभी देशों को ये मानना पड़ता है। अब भारत का ये फोर्स था कि भाई टीआरएफ को भी इसमें लाया जाए। टीआरएफ को लाने की तो बात छोड़ो, टीआरएफ को पूरे कहीं भी मेंशन ही नहीं किया गया, ना तो टीआरएफ को मेंशन किया गया, का नाम नहीं लिया गया टीआरएफ का, और ना ही हमले की जिम्मेदारी, जिसने पहले ही तो हमले की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन टीआरएफ लश्कर तैयबा के संबंधों को का भी कोई जिक्र ही नहीं हुआ है कि लश्कर तैयबा से इसका कोई संबंध था। सबसे चिंताजनक, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने और आतंकियों के इरादे का उल्लेख तक इसमें नहीं किया गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यूएन का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही मतलब हल्का है, इसने सिर्फ एक ऑब्लिगेशन थी कि भाई हाँ हमें निंदा करनी थी, हमने पूरी कर दी। ये एक क्वेश्चन उठाता है यूएन के खुद के अस्तित्व पे कि क्या यूएन जिस चीज के लिए बनाया गया था आज वही काम कर रहा है। भाई यूएन बनाया गया था, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, ठीक है, इजराइल हमास देख लिया हमने, अब भारत पाकिस्तान देख रहे हैं, तो बनाया आपको किस लिए गया था, ये भी तो आपको सोचने वाला विषय बन जाता है ना, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत की जो तैयारी रही है वो क्या रहेगी, और आने वाले फ्यूचर में जो कमियां रही हैं यूएनएससी की, टीआरएफ और लेट का मतलब जो है एलईटी है यहाँ पर, का नाम ना लेना, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का जिक्र ना होना, भारत के साथ सहयोग का उल्लेख ना होना, ठीक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पाकिस्तान वर्तमान जो है यूएनएससी का सदस्य है और चीन का प्रभाव है। तो चूंकि अगर भारत अगर कुछ करता भी तो चीन उस पर वीटो यूज करेगा, और चीन का जो आप करंट में वो देख रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अगला है, फ्रांस द्वारा बयान करने पर अमेरिका और रूस की सक्रिय भूमिका का अभाव रहा है। अब जो अगली न्यूज है, इंडिया फियर्स फेक न्यूज बट आर लेस कंसर्न अबाउट प्रेस फ्रीडम। पेज नंबर 9 पर जीएस नंबर 2 पेपर से रिलेट करके आप इसे पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा ये क्या है। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस जो है ये किसी भी लोकतांत्रिक राज्य का चौथा स्तंभ माना जाता है। प्रेस के लिए जो स्वतंत्रता है उसको देखा गया, और बेसिकली इसमें एक सर्वे किया गया, ठीक है। उस सर्वे में ये पाया गया कि भारतीय जो हैं वो फेक न्यूज से काफी ज्यादा कंसर्न है, लेकिन उन्हें इससे कम जो है वो इससे कम प्रभावित हो रहे हैं कि उनके यहां प्रेस की जो फ्रीडम है वो दब रही है या नहीं दब रही है। मतलब कि प्रेस की जो फ्रीडम है उनके लिए वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बड़ा मुद्दा है कि फेक न्यूज
जो ज्यादा फैल रही है। हालांकि ये बात ठीक भी है कि समझ में भी आती है कि चलो ठीक है फेक न्यूज से, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो ऐसे थे और जो वहां के न्यूज चैनल्स थे उनको भारत ने बैन कर दिया ड्यू टू फेक न्यूज की वजह से। फेक न्यूज के साथ साथ आप ये भी समझ रहे हैं कि एक डीप फेक नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है। आजकल वीडियोस देख रहे होंगे, किसी का भी चेहरा किसी पे भी लगा देते हैं, है ना। तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी न्यूज आ रही है सामने। अब फेक न्यूज से डरते हैं, भारतीय फेक न्यूज से डरते हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के कम चिंतित हैं, जो कि एक विरोधाभास वाली स्थिति को पैदा करता है कि भाई ये कैसी चीज है कि आप फेक न्यूज से तो डर रहे हो जो कि रियल है ही नहीं, और आप उससे ज्यादा डर रहे हो। लेकिन अगर आपकी बात की जाए कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो है कि नहीं है, तो भारत में जो 65% उत्तर जो सर्वे हुआ उसमें उत्तरदाताओं ने कहा कि बनावटी समाचार और सूचना देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ठीक है, इसी के साथ केवल 68% उत्तरदाताओं ने कहा है कि मीडिया के लिए राज्य और सरकारी सेंसरशिप के बिना समाचार रिपोर्ट करना बहुत कुछ या कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। यानी कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं भारतीय कि भाई हमारे यहाँ जो फेक न्यूज है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बात को वो स्वीकार उतनी तरीके से, जिस तरीके से इस बात को मान रहे हैं कि भाई फेक न्यूज है, उस तरीके से प्रेस की फ्रीडम को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सेंसरशिप और ये सब चीजें हाँ ठीक है कुछ हद तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। वास्तव में 80% उत्तरदाताओं का मानना है कि भारत में मीडिया वर्तमान में कुछ हद तक या पूरी तरह से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो भारत को आज भी बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से टैकल करने चाहिए, जो सबका लगभग एक मानना होना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स आ गया। कौन बनाता है, ध्यान रखिएगा 2024 में भारत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2000 जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 159वें स्थान पे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भारत की जो दशा रही है वो पिछले कई सालों में इस सूचकांक में बहुत ही खराब रही है। ये इंपॉर्टेंट और भी बन जाता है, ये आपको जो है RSF लिखा हुआ है, सो ये बेसिकली फ्रेंच में होता है, जो है रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर होता है। रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि बेसिकली ये इंडेक्स जो है उसके बारे में समझना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, कंट्रीज हैं जो हल्की सी हरी दिख रही हैं, ये गुड सिचुएशन है, उसके बाद है सेफली, फिर है प्रॉब्लमेटिक, फिर है डिफिकल्ट और वेरी सीरियस कंडीशन। इसमें रेड वाले जितनी कंट्रीज हैं वो सीरियस कंडीशन में, तो भारत भी इनमें एक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेस सूचकांक में, एक वार्षिक रिपोर्ट है जो यह प्रदर्शित करती है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों और पत्रकार और मीडिया स्वतंत्रता को कितना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति है। ठीक है, तो ये कुछ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस और फ्रांस में है। वहीं अगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बारे में बात करें तो ये फ्रेंच एक रिपोर्ट है जो वार्षिक रूप से पब्लिश की जाती है, 2024 की है, 25 की भी आई नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि 5 मानक, मैंने मानक के बारे में बताया था, तो राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ और सुरक्षा, इनके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगली न्यूज जो है वो पेज नंबर 12 पर है, जीएस पेपर 3 से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज है। डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज है। इस न्यूज में बेसिकली बताया गया है कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान के टोटल बजट से लगभग 9 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी रिवलेंसी है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम समझते हैं। यहां पर आपको इसको डिकोड करके दिया गया है। हालांकि इसके 5 इस इंडेक्स में 5 शीर्ष स्थान पर अमेरिका, चाइना, रूस, जर्मनी और भारत है 5वें नंबर पर। पूरे वैश्विक व्यय का, डिफेंस का 60% खुद करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि चाइना की, तो चाइना का व्यय 7% से बढ़कर 314 अरब डॉलर हो गया है, जो लगातार 3 दशकों में वृद्धि को दर्शाता है। सबसे ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट है सिप्री, जो ये डेटा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सिप्री के बारे में समझ लीजिएगा, सिप्री के बारे में आपको आगे मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूक्रेन, करंट में कोई ऐसी कंट्री के बारे में बात की जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा डिफेंस पे अपने ज्यादा जो है खर्चा कर रहा है, तो करंट में यूक्रेन है। यूक्रेन क्यों कर रहा है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, युद्ध के कारण सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका। अगर हम सिप्री के बारे में देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है।
अब ये संस्थान है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। बेसिकली ये सैन्य खर्चों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है, और इसका जो मोटो है, या यूं कहें तो स्टॉकहोम, इसका जो मोटो रहा है, ये पहले इसको समझ लेते हैं कि वर्ष 1966 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये स्थापना का उद्देश्य है विश्व शांति, सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष शोध और आंकड़ों का संकलन करना, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट प्रकाशन देखा जाए तो सिप्री ईयरबुक आती है, जो विश्व भर में सैन्य खर्च, हथियारों का व्यापार, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण आदि से संबंधित रिपोर्टों के बारे में इसमें बताया जाता है। वहीं दूसरी रिपोर्ट है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपनी मिलिट्री को कितना ज्यादा वेपनाइज कर रहा है, कितना अपग्रेडेशन पे खर्चा कर रहा है, उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। आई होप कि कल वाले पेपर में जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे मैंने यहां कवर कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। आइए अभ्यास प्रश्न में पढ़ते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच 26 राफेल एम विमानों के समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस समझौते पर स्वदेशी हथियारों जैसे अस्त्र मिसाइल को एकीकृत करने की तकनीकी शामिल है। डिलीवरी 2032 तक पूरी होनी है। 64,000 करोड़ की जो है ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है। आपको सही कथन चुनना है, 1 और 2, 1 3 2 3 1 2 3 तीनों, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर आप हमें देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर उसी में दे सकूं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मार्च 2025 में आईआईपी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आईआईपी 4% रही है, ठीक है। वृद्धि जो है 4% रही है, पिछले 4 वर्षों में सबसे धीमी है। बिजली उत्पादन 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आधार वर्ष 2004-5 है। निर्माण क्षेत्र 6.6 की गिरावट आई है निर्माण क्षेत्र में। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का निर्देश देता है। उपाध्यक्ष का पद औपनिवेशिक काल में डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप से कहलाता था या जाना जाता था। स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। आपको स्टेटमेंट में सही कथन का जो है वो चयन करना है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, 1 2 3 तीनों, ठीक है। अगला है अभ्यास प्रश्न, जिसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो काफी अच्छे प्रश्नों को चूंकि मैंने बनाया है, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला है, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक अनिवार्यता है, ना कि प्रतीकात्मक। इस कथन के आलोक में भारतीय संसदीय प्रणाली में उपाध्यक्ष की भूमिका और महत्व का विश्लेषण कीजिए। साथ ही हाल ही के वर्षों में इस पद के रिक्त रहने के नियतार्थों की चर्चा कीजिए, जो कि जीएस पेपर 2 से संबंधित है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पे एक प्रश्न है जो कि आपके जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अगला है, पहलगाम आतंकी हमले में यूएनएससी के बयानों को कमजोर बताया गया है। इस संदर्भ में भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और चुनौतियों और एफएटीएफ जैसे मंचों पर पाकिस्तान को लेकर के रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए, जो कि जीएस पेपर 2 से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े। आखिरी प्रश्न जो है, भारतीय समाज में फेक न्यूज की चिंता अधिक है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को कम आंका जाता है। इस विरोधाभास के नैतिक और सामाजिक पहलुओं की व्याख्या कीजिए, जो कि जीएस पेपर 4 से संबंधित है। सो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा जो है पेपर जो था वो एक सरल भाषा में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको वैसा ही डिलीवर हुआ जैसा मैं चाहता था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। आप सभी अपना तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और न्यूज़पेपर के ऐसे ऑडिटोरियल्स को अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।